दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित बशरा। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा था। कोई भी, चाहे एग्जिट पोल हो, कोई भी नेता हो, यहाँ तक कि जो भी पार्टियाँ थी, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र में ऐसे नतीजे आने वाले हैं। आज सुबह जब मैं बीजेपी के दफ्तर पर गया, तब जब उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि वो जीतने वाले हैं और सरकार बनने वाली है, उसके बाद वहाँ पर जो है उन्होंने फूल लगाना शुरू किया, वहाँ पर डेकोरेशन शुरू किया। उससे पहले वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा था। हम यहाँ पर चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाकर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो महाराष्ट्र में हुआ उसकी वजह क्या है, या उसे समझने की खुद भी कोशिश कर रहे हैं। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीजेपी 133 सीटों पर आगे है, शिवसेना शिंदे गुट 56 सीटों पर, एनसीपी अजित पवार गुट 41 सीटों पर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर, कांग्रेस 16 सीटों पर, शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर और अदर्स जो है वो 10 सीटों पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाया था, जब देश में मोदी लहर चल रही थी, जब अन्ना आंदोलन अपने चरम पर था, पीक पर था, जब आदर्श से लेकर तमाम घोटालों के बारे में चर्चा हो रही थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर महाराष्ट्र में 122 सीटें ला पाई थी। 122, जो 2019 में घटकर 105 हो गया। 2024 में आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये 133 सीटों पर आ गए। शिवसेना शिंदे गुट ने 56 सीटों को लाया है। 2019 में शिवसेना जब एक थी तब भी उन्हें 56 सीटें आई थी। आखिर ऐसा हुआ क्या? अजित पवार, जिन्हें कमज़ोर कड़ी माना जा रहा था महायुति में, वो 41 सीटें ला पाए। जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस लोकसभा में दोस्तों 13 सीट ला पाई थी, प्लस एक इंडिपेंडेंट, 14 सीट है 48 में से। लेकिन अब कांग्रेस 16 पर सिमट कर रह गई। एनसीपी शरद पवार 8 सीटें लोकसभा में जीत पाए थे 10 में से, और अब जितनी सीटें वो लड़े वो केवल 10 सीटें जीत पाए। और शिवसेना उद्धव ठाकरे, जिन्हें कमज़ोर कड़ी समझा जा रहा था, वो 20 सीटें जीत पाए हैं। अब जब हम इन आंकड़ों को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर देखते हैं तो आपको मैं नीचे ये वोट शेयर परसेंटेज बताता हूँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इन आंकड़ों को देखें, ये सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा वोट पाए यहाँ पर 26.57% वोट ये भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा में बीजेपी महाराष्ट्र में केवल 9 सीटें जीत पाई। इसलिए आपने जो हमारा थंबनेल देखा, नो नरेंद्र ओनली देवेंद्र, यानी नरेंद्र मोदी का असर महाराष्ट्र में लोकसभा में देखने को नहीं मिला, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का असर इतना देखने मिला कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 26% वोट, 1/4 से ज़्यादा वोट जो है अकेले इस पार्टी ने लिया। हालांकि सबसे ज़्यादा सीटों पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट लेकर वो नंबर 1 की पार्टी बनी है। तब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वो है ये अदर्स। अदर्स ने 13% वोट लिया है। ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और शायद इसी का फ़ायदा महायुति को हुआ है, और इसी से सबसे ज़्यादा नुकसान महाविकास आघाड़ी को हुआ है। 13.87% वोट्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 46,36,498 वोट ये अलग अलग पार्टियों के बीच में चले गए हैं, जो मुख्य पार्टी नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी का असर यहाँ पर देखने मिल रहा है छोटे पार्टियों को। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, क्यों कह रहा हूँ कि असर देखने मिल रहा है। ये देखिए, अगर आपको मैं दिखाऊँ, एनसीपी अजित पवार गुट को 9.21% वोट मिले हैं, एनसीपी अजित पवार गुट को। जबकि उनके ठीक बगल में एनसीपी शरद पवार गुट को 11.25% वोट मिले हैं। अब आप फिर से जब ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एनसीपी अजित पवार गुट, जो केवल 9% वोट ले पाए हैं, उन्हें 41 सीटों पर जीत मिली है। जबकि शरद पवार गुट, जो 11% से ज़्यादा वोट ले पाए हैं, वो कमज़ोर कड़ी साबित होकर 10 सीट ही जीत पाए हैं। यानी इन दोनों के बीच में अगर आप अंतर देखते हैं, 31 सीटों का अंतर आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 12.45% वोट मिला है, जबकि शिवसेना यूबीटी ग्रुप को 10.19% वोट। 2% वोटों का अंतर यहाँ पर भी है। लेकिन आप सीटों में अगर देखें, क्योंकि कई सीटों में एनसीपी बनाम एनसीपी और शिवसेना बनाम शिवसेना थी, तो शिवसेना यूबीटी केवल 20 सीट जीत पाई, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़े हुए शिवसेना 56 सीटों पर चुनाव जीत पाई। अब जब मैंने शुरुआत में आपको बोला कि नो नरेंद्र ओनली देवेंद्र, उसकी भी एक कंपैरिजन हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, यानी अब से 5 महीने पहले की ये बात है,
तब यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरी थी, जो शायद अभी 5वें नंबर की पार्टी है। 9 नंबर के साथ, 9 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, जो अब 100 अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र में बन चुकी है। शिवसेना यूबीटी 9 सीटें जीत पाई थी, एनसीपी शरद पवार 8 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 सीट, अजित पवार की एनसीपी जो केवल 1 सीट जीत पाई थी वो अब 41 सीटों पर है। यानी एक लोकसभा सीट आप समझ सकते हैं कि एक लोकसभा सीट को अगर आप डिवाइड करें तो उसे आप 6 विधानसभा सीट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये 41 सीटें जीत पाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस समय के भी आप दर्शकों अगर वोट शेयर को देखें तो आप पाएंगे कि बीजेपी को 26% वोट तब भी मिला था, लेकिन उनके जो सहयोगी थे उनको इतना वोट नहीं मिल पाया था उस समय। शिवसेना को 12% वोट मिला था और अजित पवार यहाँ पर कमज़ोर कड़ी थे। हालांकि वो केवल 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें केवल 3% वोट मिला था। और यहाँ पर भी अदर्स को ज़रूर 11% वोट मिला था, लेकिन क्योंकि अदर्स के मुकाबले आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे को 16%, साथ ही साथ एनसीपी शरद पवार को 10% और कांग्रेस को ऑलमोस्ट 17%। तो इसे आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि लोकसभा में जिस तरह का प्रदर्शन था महायुति का, उसके कंपैरिजन में उन्होंने विधानसभा में बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया। यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। जो अदर्स का कैंडिडेट थे, दूसरे छोटे छोटी पार्टियों को उन्होंने अपने सामने लाया, उसका फ़ायदा उनको हुआ। और इसका एक उदाहरण जो शायद कुछ महीने पहले लोगों को समझ जाना चाहिए था महाविकास आघाड़ी का, वो है हरियाणा के नतीजे। हरियाणा में अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर चुनाव सीटें जीत पाई थी, कांग्रेस 37 पर, आईएनएलडी 2 पर और आईएनडी 3 पर। यहाँ पर भी अगर आप वोटों के परसेंटेज की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय बीजेपी को 39.94% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 39.09%, यानी पॉइंट में फ़र्क था। लेकिन यहाँ पर भी अदर्स ने 11.64% वोट यहाँ पर लिया था और 0.5 या 0.6% का फ़र्क होने के बावजूद यहाँ पर आप देखते हैं कि सरकार बदल जाती है। अब ये होने के बावजूद दर्शकों यहाँ पर ये अब समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने न केवल अपने रिबेल कैंडिडेट्स को वापस लिया जो उनके पार्टी से थे, टिकट नहीं मिलने से नाराज़ थे और चले गए, बल्कि उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं या छोटी छोटी पार्टी से कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, उसका नुकसान उन्हें ना होते हुए महाविकास आघाड़ी के नेताओं को हो। और शायद ये मैंडेट जो आज तक महाराष्ट्र ने नहीं देखा वो यहाँ पर देखने मिला है, जहाँ पर केवल अगर ये 11 विधायकों को अपने साथ ले लें तो अपने दम पर ये सरकार बना सकते हैं। इन दोनों की इनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस तरह के हालात अब हो गए हैं महाराष्ट्र में कि ये 200 पार चले गए हैं, जिसकी तुलना शायद खुद महायुति के नेताओं ने नहीं की थी। अब इसके कई उदाहरण दिए जाते हैं। एक तरफ कहा जाता है जो लाड़की बहन स्कीम है, जिसे 1500 रुपये दिए गए, 7,500 रुपये महिलाओं को मिले हैं। महिला वोटर्स क्या वाकई इनके पास गए हैं? ये अब जब आंकड़े और ज़्यादा क्लियर होंगे तब पता चल पाएगा। यह है नंबर 1। नंबर 2 जो बटेंगे तो कटोगे वाला हिसाब किताब था, या फिर वोट जिहाद वाली जो बातचीत इनकी ओर से की जा रही थी, या एक है तो सेफ है वाली बातचीत की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने में कामयाब रहे। लोकसभा के समय पर एक जो बड़ा मुद्दा था वो मराठा आरक्षण का मुद्दा था। मराठा आरक्षण के चलते आप देखेंगे कि मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ तक कई जगहों पर जो मराठा थे वो कास्ट के नाम पर वोट कर रहे थे, और इसका जो असर था वो भारतीय जनता पार्टी सहित महायुति पर पड़ा था, जहां पर उनके पास कास्ट के खिलाफ, क्योंकि उनके खिलाफ ये पूरा माहौल चल रहा था, तो लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। इसलिए एक है तो सेफ है में ये सभी कास्ट को अलग अलग जो हो चुके थे उन्हें साथ में लाकर हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ा है, और इस बार ये महाराष्ट्र में काम करता हुआ नजर आ रहा है। बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है का मतलब यही था कि आप ओबीसी, मराठा, ये सारे जो मुद्दे हैं उसे छोड़कर हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ में आ जाएं, नहीं तो बटोगे तो कटोगे वाला इस एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। इसके साथ ही साथ मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा नेता हैं वो आते हैं मराठवाड़ा से, और ये कहा जा रहा था कि वो कई सारे लोगों को इस बार चुनाव में खड़े करने वाले थे या समर्थन करने वाले थे। ऐन मौके पर उन्होंने वो नहीं किया। उसके वजह से भी जो मराठा वोट्स थे वो एक साथ कंसोलिडेट ना होते हुए हो सकता है कि जो वोट्स हैं वो हिंदुत्व के नाम पर कंसोलिडेट हो गए, और इसका फ़ायदा यहाँ पर देखने मिला। बहरहाल
ये केवल एक वेव नहीं, आप इसे एक सुनामी के तौर पर देख सकते हैं, जिसकी शायद प्रेडिक्शन किसी ने नहीं की थी। हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाए थे कि किसान परेशान है, हमने एग्जिट पोल को लेकर कई सवाल उठाए थे, लेकिन किसी एग्जिट पोल ने भी ये तुलना नहीं की थी जो अब आपके सामने है। 220 के पार ये सारे लोग चले गए हैं और ये आंकड़ा अब शायद हो सकता है कई जगहों पर ये जो लीडिंग है या जो विन हो चुके हैं इसमें ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है। हालांकि विपक्ष की ओर से अभी ईवीएम का मुद्दा ज़रूर उठाया जा रहा है, लेकिन क्या ईवीएम का मुद्दा उठाने में देरी नहीं हुई? आपने हरियाणा के चुनाव के समय में नहीं उठाया, चुनाव होने के बाद आपने ईवीएम का मुद्दा उठाया, उसके बाद भी आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय था महाराष्ट्र के चुनाव के लिए। क्या उसके बीच में जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं क्या वो गए थे चुनाव आयोग में इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि आप हारने के बाद जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो ऐसे मुद्दे की गंभीरता कम हो जाती है। लेकिन इस वीडियो के जरिए हम यही बता रहे हैं कि जो लोकल फैक्टर्स और खासतौर पर जो लोकल नेता हैं जैसे कि देवेंद्र फडणवीस, उनका कहीं ना कहीं असर देखने मिला, एकनाथ शिंदे का असर देखने मिला, अजित पवार का असर देखने मिला। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से उन्होंने अपने लोकल कैंडिडेट्स का मनोबल बढ़ाया, उन्हें कहा कि आप अपने मुद्दों पर फोकस करिए। हर एक कैंडिडेट के लिए उन्होंने, खासतौर पर एनसीपी अजित पवार ने तो बहुत सारी चीज़ें की, उन्होंने अपने हर एक कैंडिडेट के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो बनाया, तो लोकल मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ा गया। अब क्या देवेंद्र फडणवीस जो 2014 में पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, 2019 में 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, 2022 में डिमोशन होकर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या वाकई उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी मानी जा सकती है दर्शकों, क्योंकि एक तरीके से नरेंद्र मोदी को मैंडेट महाराष्ट्र में लोकसभा में नहीं दिया गया, लेकिन विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस को कम से कम मैंडेट यहाँ पर दिया गया। तो नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह क्या योगी आदित्यनाथ की तरह ही देवेंद्र फडणवीस को भी एक चैलेंज के तौर पर देखते हुए क्या एकनाथ शिंदे को कंटिन्यू करना चाहेंगे? या पार्टी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक नए नए चेहरे देकर हर किसी को चौंकाया, क्या वैसे ही कुछ महाराष्ट्र में देखने मिलेगा? ये समय ही बता पाएगा। लेकिन अब एक चीज़ तो साफ है कि महाविकास आघाड़ी को जो ये फेलियर का सामना करना पड़ा है, आप इसमें समाजवादी पार्टी को भी जोड़ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर है। आप सोचिए, आप इसे गिन लीजिए, 20 + 10 30, 40, 46 और 2 48 सीट पर ये जीत पाए हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना अकेले 56 सीट पर जीत पाई है। यानी पूरी एक गठबंधन जो है मुख्यमंत्री के एक पार्टी से नहीं ज़्यादा सीट जीत पाई है। ये एक बहुत बड़ा झटका है। या अजित पवार के एनसीपी से केवल 7 सीटें ज़्यादा जीत पाई है, तो इसका ज़रूर असर पड़ा है। अब शायद हो सकता है कि इन्हें भी जाकर अपने ड्राइंग रूम में जाकर, ड्राइंग बोर्ड पर जाकर इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। लेकिन जो कोर्स करेक्शन बीजेपी ने किया था, बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया जब वो लोकसभा में आ रहे, उन्हें समझ में आया कि केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। लोकल फैक्टर्स को वो समझे और शायद 5-6 महीने में उन्होंने ये बदलाव किया। जबकि महाविकास आघाड़ी जो लोकसभा के समय से ये मानकर चल रही थी कि इसी तरह के मुद्दे आगे बढ़ेंगे, उनके पास कोई काउंटर नहीं था। जैसे कि लाड़की बहन स्कीम के बारे में जब 1500 रुपये दिए गए, तब महाविकास आघाड़ी ने कहा कि इससे आपके जो ट्रेजरी है उस पर असर पड़ेगा। पहले ये कहा, सवाल उठाया, लेकिन बाद में उनके मैनिफेस्टो में कहा गया कि आप 1500 दे रहे हैं तो हम 3000 रुपये देंगे। यानी आपके पास कोई काउंटर नहीं था। तो इसका असर कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने मिला। और जैसे मध्य प्रदेश में लाड़की बहन स्कीम की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हुआ, हालांकि बाद में वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। उसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की वजह से हुआ है। अब इसका फ़ायदा किसे मिलता है? कौन मुख्यमंत्री बनता है? क्या महाराष्ट्र में और कोई ट्विस्ट देखने मिलता है? क्या देवेंद्र फडणवीस जो शायद पिछले 5 साल से इंतज़ार कर रहे थे सत्ता में लौटने का, ताकत के साथ, डिमोशन के साथ नहीं, क्या उसे बनाया जाता है? क्या नरेंद्र मोदी को यह समझ में आया कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है? क्योंकि जब हम नागपुर में थे तो वहाँ पर आरएसएस के लोगों ने कहा था कि हम इसलिए इस बार मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ना ही एकनाथ शिंदे को, ना ही अजित पवार को। और साथ ही साथ वो नाराज़ थे जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा था एक इंटरव्यू में कुछ दिनों पहले कि अब शायद उन्हें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। तो आरएसएस का भी इस पर बहुत बड़ा हाथ था। आरएसएस के नेता क्या कहते हैं, देवेंद्र फडणवीस को क्या वाकई बनाया जाता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये जो हमने आपको अदर्स वाले आंकड़े दिए हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं हरियाणा के आंकड़ों से ही ज़्यादा आप इसकी तुलना कर सकते हैं। शरद पवार अजित पवार से ज़्यादा वोट पाते हैं, लेकिन उनसे 1/4 ही सीट वो पाते हैं। एकनाथ शिंदे
उद्धव ठाकरे से 2% ज़्यादा वोट पाते हैं, लेकिन अगर आप वोटों की तुलना या सीटों की तुलना करें तो दोगुना से भी ज़्यादा सीट वो जीत पाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें अब कम से कम इस चुनाव के समय हम समझ पाए हैं। फिलहाल इस वीडियो के जरिए जो सारे आंकड़े इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर मौजूद थे वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आया और इसके बारे में आपकी क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। हम हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते रहते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।